चैप्टर 1 में आपने बेसिक डेफिनेशंस देखे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के। आई होप कि आपको वो समझ आ गया होगा। चैप्टर 2 आज हम शुरू कर रहे होंगे। चैप्टर 2 हमारे पास है प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन इन फ्लूइड मैकेनिक्स इन आई एम सॉरी इन अ फ्लूइड प्रेशर इन अ फ्लूइड कह रहे हैं आप। प्रेशर आपको पता है कि हम डिफाइन करते हैं फोर्स पर एरिया। फोर्स पर एरिया होता है ये हमारे पास, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी होती है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि फोर्स इम्पोर्टेंट नहीं होती है, बल्कि फोर्स जिस जगह पे लग रही है वो इम्पोर्टेंट है। तो फोर्स पर एरिया एक नई क्वांटिटी है जिसे हम प्रेशर कह रहे होते हैं। फ्यूचर में आप देखेंगे कि हमारे पास दो किस्म के स्ट्रेस होते हैं। एक टेंजेंशियल स्ट्रेस होता है, एक नॉर्मल स्ट्रेस होता है। जो नॉर्मल स्ट्रेस होता है उसको हम प्रेशर कह रहे होते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस हमारे पास बेसिकली प्रेशर होता है। तो यहाँ मैंने कुछ नोट्स आपके सामने शेयर किए हैं। प्रेशर को डिफाइन किया गया है। आप इसी तरह से नोट्स बना सकते हैं। ये एफएम वाइट की बुक से ये नोट्स बनाए हुए हैं। कोई भी सरफेस हो, हमारे पास कोई सरफेस है, यहाँ पर ये हमारे पास एक सरफेस है। इस सरफेस पे जब फोर्स पर एरिया लगेगा तो ये प्रेशर कहलाएगा। प्रेशर कहलाएगा। लेकिन आप अब सोच रहे होंगे कि मैंने तो ये कहा था कि प्रेशर इज स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि ये एक डॉट होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ये सिर्फ डॉट्स होते हैं। लेकिन यहाँ मैंने यहाँ पर ये वेक्टर कैसे शो कर दिए, पहला तो क्वेश्चन ये है। और दूसरा क्वेश्चन मैंने ये बताया है कि दूसरा क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि इनवर्ड क्यों ये शो हो रहा है। तो इसको हम देखते हैं। हमारे पास जो ये अगर प्रेशर है, ये प्रेशर बना है फोर्स पर एरिया से। यानी कि अगर आप इसे लिखते हैं फोर्स पी ए, यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड है। तो अगर हमें कोई फोर्स गिवन हो, फॉर एग्जांपल हमें मैग्नीट्यूड फोर्स का गिवन हो 10 न्यूटन फॉर एग्जांपल गिवन है, तो इसे वेक्टर बनाने में कितनी देर लगेगी? आप 10 आई लिख देंगे। अगर एक्स डायरेक्शन में फोर्स है तो 10 आई हो जाएगा। तो उसका मैग्नीट्यूड जब हमने लिया है तो वो हमें 10 न्यूटन मिल रहा है। इसका मतलब है कि इस फोर्स को अगर आपने, इस मैग्नीट्यूड को अगर आपने डायरेक्शन देनी है तो आई यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो इसका मतलब है कि 10 आपके पास किस डायरेक्शन में लग रहा होगा? आई यूनिट वेक्टर। तो इसलिए हम आमतौर पे क्या करते हैं कि प्रेशर फोर्स कह रहे होते हैं। यानी कि हमारे पास फोर्स मैग्नीट्यूड होता है, दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ प्रेशर आता है, हमारे पास एरिया होता है। लेकिन अगर हमने ये बताना है कि प्रेशर फोर्स से जो प्रेशर जनरेट हुआ है और फिर उसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो वो प्रेशर बनेगा, तो हम उसको डायरेक्शन दे दिया करते हैं सिर्फ समझाने के लिए कि प्रेशर फोर्स कैसे लग रही होती है। ठीक है। तो इस वजह से हम एरोज बनाया करते हैं। अगर आप बुक में भी देखेंगे, किसी भी बुक में देखेंगे, प्रेशर फोर्स या प्रेशर अगर आपको शो करेगा तो वो वेक्टर से शो करेगा। यहीं से बेसिकली कंफ्यूजन आता है कि जब भी प्रेशर को स्केलर कहा जाता है तो स्केलर के साथ वेक्टर भी शो किया जाता है, तो वो ये शो हो रहा होता है कि हमारे पास वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये बेसिकली फोर्स है जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है। ये फोर्स वेक्टर था। इसका जब मैग्नीट्यूड लिया, इसको एरिया से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास प्रेशर फोर्स बन जाती है। यानी कि प्रेशर हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है। इसी तरह से ये एक फोर्स है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे तो ये प्रेशर बन जाएगा। इसी तरह से ये फोर्स वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे, एरिया से डिवाइड करेंगे तो हमें प्रेशर मिल जाएगा। सो तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आ गया है कि आपने जब प्रेशर फोर्स बताना होता है, यानी जिस फोर्स की वजह से प्रेशर बन रहा है, वो अगर आपने बताना हो तो एरो से शो कर रहे होते हैं। okay? दूसरी चीज ये नोट करें कि आप ये प्रेशर फोर्स इस तरफ भी बना सकते थे, लेकिन आप हमेशा जो है
जो प्रेशर होता है, प्रेशर फोर्स होता है, प्रेशर जो लग रहा होता है वो इनवर्ड आप शो करते हैं, आउटवर्ड शो नहीं करते। वो कंप्रेशन होता है, कंप्रेस कर रहा होता है। प्रेशर आपके पास कंप्रेस करता है, कंप्रेशन फोर्स भी इसको कहते हैं, कंप्रेसिव फोर्स भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो प्रेशर आपके पास हमेशा इनवर्ड लगेगा। इसके बाद हमारे पास ये मैंने जैसे यहाँ लिखा हुआ है, प्रेशर इज अ नॉर्मल स्ट्रेस, और इसका जो डायमेंशन है वो हमने यहाँ पर लिख दिया है। इसके बाद दो किस्म के बेसिकली तीन किस्म के प्रेशर हम यूज करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स में। एक हमारे पास होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, दूसरा होता है गेज प्रेशर, और तीसरा होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि तीन किस्म के प्रेशर होते हैं। एब्सोल्यूट प्रेशर वैक्यूम से आप कैलकुलेट करते हैं। वैक्यूम आपको पता है कि कैसा होता है? वैक्यूम में कोई एयर नहीं होती, कोई हमारे पास आप ये कह लें कि वहां पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास नहीं होता है, वहां पर प्रेशर जीरो होता है। ठीक है, तो हमारे पास वो जो प्रेशर आप मेजर करते हैं वैक्यूम से, वो हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर कहलाता है। दूसरा जो प्रेशर है जो कि आमतौर पे इंजीनियरिंग में हम यूज करते हैं, इंजीनियर्स आमतौर पे यूज करते हैं, उसे हम कहते हैं गेज प्रेशर। अब गेज प्रेशर क्या होता है? देखें, अगर आप, ये अर्थ है हमारी, यहाँ पर अगर हम खड़े हैं और यहाँ पर हम खड़े हैं, ये अर्थ है, यहाँ एयर है। ठीक है, एयर हमारे पास ये है, ये एयर है। अगर ये एयर मुसलसल यहाँ पर रहेगी तो इसका मतलब है इससे एक प्रेशर बनेगा जो कि क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर जो आप पर प्रेशर लगाता है वो उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं PA से, और ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ओके। अब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसकी एक वैल्यू होती है जो कि 101,320 पास्कल हम इसको कह रहे होते हैं। ये फिक्स्ड होता है, जिस तरह से ग्रेविटी होती है फिक्स होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसी तरह से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक फिक्स्ड होता है। आप जमीन में कहीं पे भी जाएंगे ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको लग रहा होगा, डिपेंडिंग कि अगर आप ज्यादा हाइट पे जाएंगे, माउंटेन वाली जगह पे जाएंगे, तो वहाँ एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाएगा। उसकी वजह क्या होगी? क्योंकि एयर कम हो जाएगी, एयर के मॉलिक्यूल्स कम हो जाएंगे। okay? तो हमारे पास ये कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका मतलब है कि एक प्रेशर होता है जो कि आप वैक्यूम से मेजर करते हैं। वैक्यूम में हमारे पास जो है प्रेशर, वैक्यूम से मेजर करें तो वो प्रेशर हमारे पास एब्सोल्यूट प्रेशर होता है। एक प्रेशर वो होता है जो कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक कांस्टेंट हमें मिल रहा होता है, ये हर वक्त मौजूद है। हम क्यों इसको बार बार कैलकुलेट करें अपनी कैलकुलेशन में? ठीक है, मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर हैं, स्पेस शटल में यहाँ पर हैं। अब जब आप यहाँ से यहाँ तक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे, आई एम सॉरी, पी कैलकुलेट करेंगे, तो आपको एटमॉस्फेरिक ऐड करना पड़ेगा उसमें। तो हम क्या करते हैं, इसमें से एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल देते हैं क्योंकि ये कांस्टेंट होता है। तो P माइनस PA हमारे पास ये क्या बन जाता है? ये एक नया प्रेशर बन जाता है जिसे हम कहते हैं गेज प्रेशर, और इसको हम लिखते हैं PG। समझ रहे हैं आप बात को? यानी कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर मौजूद है उसको हम क्यों कंप्यूट करें बार बार? यहाँ से अगर मुझे प्रेशर अर्थ मेजर करना है, अर्थ से मेजर करना है, यहाँ स्पेस शटल है, स्पेस शटल में आप मेजर कर रहे हैं प्रेशर, तो आप क्यों एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इंक्लूड करें अपने प्रेशर, इस प्रेशर में? ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस प्रेशर को इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमें जो प्रेशर मिल रहा होता है इसको हम कहते हैं गेज। ओके, ये सारा कॉन्सेप्ट है जो कि फ्लूइड मैकेनिक्स की बुक में दिया जाता है और इतनी आसानी से समझ नहीं आता। आई डोंट नो अभी आपको ये क्लैरिटी हुई है या नहीं हुई, लेकिन आप वीडियो पॉज करके और थ्योरी देखिए तो आपको ये समझ आ जाएगा। जहाँ वैक्यूम है, अगर आप, ये वैक्यूम अगर कहलाएगा, इस वैक्यूम से अगर आप प्रेशर मेजर करेंगे, जो भी प्रेशर,
और जितना भी मेजर करेंगे वो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा। अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को निकाल देंगे इस पी एब्सोल्यूट प्रेशर से, वो गेज प्रेशर कहलाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है इस एक्सरसाइज चैप्टर 2 में, वो हमारे पास है सरफेस फोर्सेस एंड प्रेशर फोर्सेस। सरफेस फोर्सेस, जैसा कि हमने शायद पहले भी डिस्कस किया है कि जो सरफेस फोर्सेस होती हैं वो सरफेस पे लग रही होती हैं। सरफेस से क्या मुराद होती है? जैसे एक कमरा है, कमरे की जो वॉल्स और उसका फ्लोर और उसकी जो सीलिंग है, ये सब उसकी सरफेस कहलाती है। अगर वहां पर जो फोर्स लगेगी तो वो हम क्या कहेंगे? उसको सरफेस फोर्स कहेंगे। नाम से भी नजर आ रहा है, नाम से हमें नजर आ रहा है कि ये है सरफेस फोर्स। तो सरफेस फोर्स कैसी होती है? जैसे प्रेशर हमारे पास है, हमारे पास जो प्रेशर है, ये फोर्स पर एरिया, ये बॉडी पे लग रहा होता है, ये हमारे पास सरफेस पे लग रहा होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं प्रेशर फोर्स। और ये प्रेशर फोर्स क्या है? ये सरफेस फोर्स होती है। इसी तरह से जो विस्कस फोर्स होती है, ये सरफेस पे लग रही होती है, ये पूरे बॉडी पे नहीं लग रही होती, तो ये भी हमारे पास सरफेस फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हम कहते हैं बॉडी फोर्स। मैथमेटिक्स में दो किस्म की, फ्लूइड मैकेनिक्स में खास तौर पे दो किस्म की फोर्सेस होती हैं, एक सरफेस फोर्स है और एक बॉडी फोर्स है। बॉडी फोर्स क्या होती है? जो पूरे फ्लूइड में लग रही होती है। पूरे फ्लूइड से क्या मुराद होता है? ये अगर किसी कोई बकेट है, कोई बाल्टी है, यहाँ हमारे पास फ्लूइड पड़ा हुआ है, तो इस हर जगह पे, यहाँ पर भी, हर जगह पे, सरफेस पे नहीं, हर जगह पे जो हमारे पास फोर्स लग रही होती है उसे हम कहते हैं बॉडी फोर्स। और नाम से भी नजर आ रहा है कि ये पूरी बॉडी पे लग रहा होता है, किसी फ्लूइड की पूरी बॉडी पे ये फोर्स लग रही होती है। जैसे एग्जाम्पल आप देखें, ग्रेविटी फोर्स है। अब ग्रेविटी कैसे होती है? ग्रेविटी हर जगह पे लग रही है, कमरे में उसकी सरफेस पे, कमरे में जो एयर है उस पे लग रही है। अगर कहीं पे फ्लूइड पड़ा हुआ है तो वहां पर ये फोर्स लग रही है, तो हम इसे कहते हैं बॉडी फोर्स। इसी तरह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स भी ये हमारे पास बॉडी फोर्स कहलाती है। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेशर एंड प्रेशर ग्रेडियंट पे। देखें, जो चैप्टर 2 है ये कहलाता है फ्लूइड स्टैटिक में। जब फ्लूइड स्टैटिक हालत में होता है, फ्लूइड मोशन की हालत में नहीं होता है, तो आप क्या समझते हैं कि वहां कोई फोर्स नहीं है? बेसिकली वहां पर एक फोर्स है, और वो फोर्स क्या कहलाती है? बेसिकली प्रेशर फोर्स होती है, या प्रेशर ग्रेडियंट हमारे पास होता है, जो कि बेसिकली फोर्स है। प्रेशर ग्रेडियंट इज अ फोर्स। अब हम इसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं? अब उस प्रेशर को हम कैसे स्टडी करेंगे? ये हमारे पास एक फिगर है, ये एक फिगर है, ये बेसिकली एक वेज है, ये वेज है, ये एक वेज है, ठीक है। इस वेज का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? ट्राइंगल होगी, जो कि मैंने यहाँ पर बनाया है, एक ट्राइंगल है। ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि सही नजर आ जाए आपको। अब यहाँ पर, अब ये मैंने यहाँ से एक क्रॉस सेक्शन ले लिया है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन का पता है आपको, जैसे सफियर होता है ना, सफियर का क्रॉस सेक्शन क्या होता है? सर्कल होता है। कोई वेज का क्रॉस सेक्शन क्या होगा? यानी कि उसे अगर आप एक व्यू से देखेंगे तो क्या मिल रहा होगा आपको? ट्राइंगल मिल रही होगी। वो ट्राइंगल हमने यहाँ शो कर दिया है। हमने क्या करना है? हमने मैथमेटिक्स अप्लाई करना है। अब जब मैथमेटिक्स अप्लाई करना है तो हमने कुछ नाम रखना होगा इसका। ये हमारे पास है, मिसाल के तौर पे, ये हमारे पास है डेल एक्स, ये है डेल जेड, ये जो साइड है ये डेल जेड है, और ये हमारे पास जो साइड है ये डेल्टा एस है, ठीक है। अब इसके साथ इस डेल्टा जेड पे जो एक्स डायरेक्शन में प्रेशर फोर्स लग रही होगी, यानी कि ये आपके पास होगा एफ एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्स, उसका एरिया होगा एफ एक्स, हमारे पास उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा प्रेशर मल्टीप्लाइड विद एरिया। अब आप सोच रहे हो कि डेल्टा जेड तो एक लाइन है ना, डेल्टा जेड की तो लेंथ होनी चाहिए, लेकिन आपके पास ये 3 डायमेंशन का फिगर है, यानी कि ये बाहर को निकला होगा, इस पेज से बाहर की तरफ निकला होगा, ठीक है। उसकी विड्थ हमारे पास क्या होगी? बी होगी।
तो अभी हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि हमारे पास जो ट्राइंगल है उसकी साइड्स क्या है, एक डेल्टा एक्स हो गई, एक डेल्टा जेड है और एक हमारे पास डेल्टा एस है। इस डेल्टा जेड पे जो प्रेशर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में वो पी एक्स है, ये पी एक्स है। जेड डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है वो पी जेड है। और हमारे पास इस डेल्टा एस पे, ये जो डेल्टा एस है, ये जो डेल्टा एस है, इस डेल्टा एस पे जो प्रेशर लग रहा है वो हमारे पास ये दिया हुआ है। एक रूल होता है जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, इसको हम रेस कर देते हैं, तो भी हम रेस कर देते हैं। एक रूल होता है जिसको आपने हमेशा याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस इक्वल होता है एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर, देयर परपेंडिकुलर। इसको याद रखिए हमेशा, उससे आपको चीजें काफी समझ आ जाए। वो यहाँ पर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। मिसाल के तौर पे, मिसाल के तौर पे हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पर ये एक नॉर्मल है, यानी कि जो दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल ये बन रहा है, इस लाइन और इस लाइन का जो एंगल बन रहा है वो ये थीटा बन रहा है। अब हमने अगर इसको देखना है तो इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर होगा और जो हमारे पास ये जो एंगल बना रही है इस पे ये परपेंडिकुलर होगा, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी थीटा ही होगा। यानी एंगल बिटवीन टू लाइंस, एंगल बिटवीन देयर परपेंडिकुलर है, तो यानी कि ये जो एंगल मैंने बनाया हुआ है ये भी थीटा ही होगा, ये भी थीटा हमारे पास होगा। अब जैसे आपको पता है कि थीटा के सामने वाला पी एन साइन थीटा हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे पास पी एन है और ये पी एन साइन थीटा हो जाएगा और थीटा के साथ ये पी एन कॉस थीटा हो जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, पी एन कॉस थीटा और पी एन साइन थीटा। आई होप कि ये आपको समझ आ गया। कुछ थ्योरी है यहाँ पर, उस थ्योरी को हम नहीं लिखते हैं, अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो यहाँ से नोट्स बना सकते हैं। हम अब क्या करेंगे, ये जो वेज लिया था, जो कि 3 डायमेंशन का वेज होता है, उसका क्रॉस सेक्शन लिया है। एक्स डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस हैं, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट की हालत में है, तो एक्स डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस हैं वो उनका सम क्या होगा, इक्वल टू 0 होगा। तो हमारे पास एक्स डायरेक्शन में, यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं, इस सारी साइड की बात कर रहे हैं, ये जो पी एक्स डेल्टा जेड पे लग रहा है, तो ये आप ये चीज याद रखें कि प्रेशर हमारे पास होता है फोर्स पर एरिया। आप अगर फोर्स देखना चाह रहे हैं सारी, तो आप क्या करेंगे, प्रेशर को मल्टीप्लाई किससे करेंगे, एरिया से। ठीक हो गया, आप प्रेशर को मल्टीप्लाई करेंगे एरिया से। अब आप देखते देखते जाइए। पहले हमने पी एक्स को लिया है, यानी प्रेशर इन एक्स डायरेक्शन, प्रेशर फोर्स इन एक्स डायरेक्शन। पी एक्स कहाँ पर लग रहा है, डेल्टा जेड पे लग रहा है, लेकिन डेल्टा जेड तो एक लाइन है ना। अब ये एरिया तो नहीं है, एरिया कैसे बनेगा, ये बाहर को जब एक वॉल की तरह चीज बनेगी। कोई वॉल, कमरे की जो वॉल होती है उसका बॉटम अगर आप देखते हैं वो लाइन होती है, लेकिन उसको जब ऊपर की तरफ खींच दे, यानी कि ये कुछ ऐसे होगा, इसको अगर मैं बनाना चाहूँ तो ये कुछ ऐसे बन रहा होगा, या इसको अगर मैं ऐसे बनाना चाहूँ, ये यानी कि ये ऐसे बन रहा होगा। यानी पी एक्स इस एरिया पे लग रहा है जिसकी एक साइड डेल्टा जेड है और बाहर को ये वॉल निकली हुई है जिसका जो लेंथ है वो बी है, हमारे पास विड्थ हमारे पास बी है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे पी एक्स, एक्स डायरेक्शन में प्रेशर, और फिर किससे मल्टीप्लाई करना चाहिए, फिर इसको हमने एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो एरिया कैसे आएगा, एरिया जैसे अभी मैंने एक्सप्लेन किया है, बी आएगा, बी और डेल्टा जेड ये हमें एरिया बता रहे हो। इसी तरह से एक्स डायरेक्शन में और कौन सा हमारे पास प्रेशर फोर्स है, तो आप देख रहे हैं कि वो हमारे पास क्या है, ये जो पी एन साइन थीटा है ये हमारे पास है। पी एन साइन थीटा आएगा, ये किस एरिया पे लग रहा होगा, ये डेल्टा एस पे लग रहा होगा। और ये नेगेटिव साइन आपको क्यों नजर आ रहा है,
क्योंकि पी एक्स इस तरफ है, पी एक्स इस तरफ है, और पी एन साइन थीटा किस तरफ है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। और ये पी एन साइन थीटा जो प्रेशर फोर्स है ये डेल्टा एस पे लग रही है, इस डेल्टा एस पे लग रही है, तो हम बी डेल्टा एस लिखेंगे। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, फिर ये पी एन आ जाएगा, बी डेल्टा एस आ जाएगा, ये एरिया आ जाएगा, और पी एन साइन थीटा कंपोनेंट था, नॉर्मल कंपोनेंट हमारे पास पी एन नॉर्मल प्रेशर था, उसका ये कंपोनेंट है। ये एक्स डायरेक्शन में हमारे पास फोर्स आ गई। जब जेड डायरेक्शन में फोर्स की हम बात करेंगे तो जेड डायरेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये आ जाएगा पी जेड, और ये हमारे पास आ जाएगा उसका एरिया। तो डेल्टा एक्स तो लेंथ होगी, ये जब ऊपर की तरफ निकल आएगी तो वो एरिया बाहर की तरफ जो है वो बी है। ठीक है, थ्योरी में अगर आप देखें तो वो बी है, तो डेल्टा एक्स बी इसका एरिया हो जाएगा, यानी कि डेल्टा एक्स ये है और बी बाहर को जो निकला होगा ये होगा, तो बी डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। तो हम पी जेड को मल्टीप्लाई कर देंगे, जेड डायरेक्शन में सब फोर्सेस को देखना है, ये जीरो क्यों हो रही हैं, ये जीरो इस वजह से हो रही हैं क्योंकि जेड डायरेक्शन में ये बेसिकली फ्लूइड स्टैटिक हालत में है। तो ये आ जाएगा पी जेड डेल एक्स। इसी तरह से जो नॉर्मल कंपोनेंट है ये आ जाएगा पी एन बी डेल्टा एस कॉस थीटा। वाई कंपोनेंट आप कह लें, प्रेशर का जो नॉर्मल प्रेशर है, पी एन नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ प्रेशर, वो हमारे पास पी एन कॉस थीटा है, जो कि हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, ये है पी एन कॉस थीटा, क्योंकि ये नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में है, क्योंकि पी जेड हमारे पास इस तरह से है और पी एन इस तरह से है, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से एक पॉजिटिव होगा और एक हमारे पास नेगेटिव होगा। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये कहाँ से आ गया, ये बेसिकली आपका वेट है। ठीक है, ये अगर आप इसको देखें, मैं ये आपके सामने बनाता हूँ यहाँ पर, इसको आप अंडरस्टैंड करें कि ये कैसे आ। इस वेज का अपना एक वेट होगा, इस वेज का एक अपना वेट है जिसे आप कहते हैं डी डब्ल्यू। और ये हमारे पास जो है हमारे पास है ट्राइंगल का हमारे पास वॉल्यूम है, रो जी, रो जी वेज का बेसिकली वॉल्यूम है। इस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होती है, हमारे पास ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, मिसाल के तौर पे इस केस में हम इसे देख रहे हैं, ये है डेल्टा डेल्टा जेड था या डेल्टा एक्स था, एक्स डायरेक्शन में डेल्टा एक्स है, यहाँ डेल्टा जेड है, और ये होगा हाफ डेल्टा एक्स डेल्टा जेड, ये इसका एरिया हो जाएगा। और ये जब बाहर को निकल जाएगा, यानी कि ये बाहर को निकला हुआ ये मैंने शो किया हुआ है, जब ये बी हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, इस वेज का वॉल्यूम हो जाएगा। तो हम इसे कैसे लिखेंगे, हम इसे लिखेंगे डी डब्ल्यू रो जी हाफ बी डेल्टा एक्स डेल्टा जेड। रो किसके इक्वल होता है, रो इक्वल होता है मैस पर वॉल्यूम, तो वॉल्यूम वॉल्यूम से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, एम जी बच जाएगा। और एम जी आपको पता है कि वो डाउनवर्ड है। ठीक हो गया। और वेट आपको पता है कि वो किस डायरेक्शन में लग रहा है, वेट वेट बेसिकली डाउनवर्ड लग रहा है। ठीक है, तो ये भी इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो कि पी एन कॉस थीटा की डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन में भी हमने देख लिया, जेड डायरेक्शन में तमाम फोर्सेस देख लिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये हमारे पास पी जेड एरिया से मल्टीप्लाई हो रहा है, पी एन कॉस थीटा बी डेल्टा एस से मल्टीप्लाई हो रहा है, और फिर वेट भी हमारे पास आ रहा है। वेट क्योंकि डाउनवर्ड है, तो ये हमारे पास जो है इसी तरह से ये नेगेटिव साइड नेगेटिव हमारे पास आ रहा है। यहाँ पर ज्योमेट्री ऑफ द वेज हमारे पास क्या कैसे बनेगी, ये अगर आप देखिए, ये हमारे पास है थीटा, ये है डेल्टा एस। तो ये थीटा के सामने वाला क्या होता है, थीटा के सामने वाला आपको पता है कि डेल्टा एस साइन थीटा है, और थीटा के साथ वाला क्या होगा, डेल्टा एस कॉस थीटा। तो हमने ये ज्योमेट्री से ये भी देख लिया कि डेल्टा जेड किसके इक्वल है, ये सारा मैथमेटिक्स है। इसको हम क्या करेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 और 2 में पुट कर देंगे। जब इसमें हम पुट करेंगे तो हमें इक्वेशन मिल रही होगी पी एक्स इज इक्वल टू पी एन,
और पी जेड हमें मिल रहा होगा पी एन प्लस हाफ गैमा डेल्टा जेड। तो जो एक्स डायरेक्शन में जो प्रेशर लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, वो नॉर्मल प्रेशर के इक्वल होगा। जो जेड डायरेक्शन में प्रेशर लग रहा है वो नॉर्मल कंपोनेंट नहीं कंट्रीब्यूट कर रहा, बल्कि उसमें कुछ और भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, हाफ गैमा डेल्टा जेड ये कंट्रीब्यूट इसमें कर रहा है, हमें ये मैथमेटिक्स ने बताया है। ये हमें क्या बताता है, ये हमें क्या बताता है कि देयर इज नो प्रेशर चेंज इन द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, देयर इज अ वर्टिकल चेंज इन प्रेशर। लेकिन यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डेंसिटी भी हमारे गैमा किसके इक्वल होगा, गैमा हमारे पास रो जी के इक्वल होता है। ये आप खुद से यहाँ पर देख लीजिएगा, गैमा यहाँ पर जो हमने लिखा है ये बेसिकली रो जी हमने उसको गैमा कह दिया है। अब हम क्या करेंगे, अगर हम ये करें कि फ्लूइड वेज जो है, फ्लूइड वेज अगर ये छोटा होता जाए, ये छोटा होता जाए, ये छोटा होता जाए और इतना छोटा हो जाए कि वो पॉइंट बन जाए, तो इस केस में क्या होगा, हमारे पास ये डेल्टा जेड जो है, डेल्टा जेड किसको अप्रोच कर जाएगा, डेल्टा जेड अप्रोच कर जाएगा जीरो, यानी डेल्टा जेड बहुत स्मॉल हो जाएगा। डेल्टा जेड जब बहुत स्मॉल होगा, यानी कि ये जो हमारे पास डेल्टा जेड स्मॉल होगा, तो हमारे पास क्योंकि सिर्फ डेल्टा जेड ही इन्वॉल्व हो रहा है तो डेल्टा एक्स भी स्मॉल होगा। जब डेल्टा जेड डेल्टा एक्स दोनों स्मॉल होंगे तो ये पॉइंट बन जाएगा। यानी कि हमारे पास अगर इस तरह से फिगर बन रही है तो ये डेल्टा जेड स्मॉल होगा तो डेल्टा एक्स भी स्मॉल होगा, इस तरह से ये स्मॉल होता होता एक पॉइंट बन जाएगा। जब ये डेल्टा जेड जीरो को अप्रोच करेगा तो पी एक्स पी जेड पी एन पी ये सब इक्वल हो जाएंगे, ये सब आपस में इक्वल हो जाएंगे। ये जब आपस में इक्वल हो जाएंगे तो इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास फ्लूइड में किसी भी जगह पे प्रेशर जो है वो एक जैसा होता है। इसको हम कहते हैं, आपने ये पढ़ा होगा, ये हमारे पास कहलाता है पास्कल्स लॉ। दिस इज कॉल्ड पास्कल्स लॉ। प्रेशर किसी भी जगह पे अगर हमारे पास है एट अ पॉइंट, स्टैटिक फ्लूइड में ये इंडिपेंडेंट ऑफ ओरिएंटेशन होता है, और ये प्रेशर क्या होता है, रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द फ्लूइड। तो ये हमारे पास कहलाता है पास्कल्स लॉ। इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें कि हमारे पास ये वेज है, ये हमारे पास वेज है, ये वेज बेसिकली फ्लूइड में पड़ा हुआ है। कोई बकेट है उसमें ये प्रेशर फ्लूइड एलिमेंट जो कि वेज शक्ल का है ये वहां पड़ा हुआ है, उस पे हमने एनालिसिस किया है। जब उसको हम पॉइंट में लेकर गए हैं तो वहां पर ये प्रेशर जो कि मुख्तलिफ जगह से प्रेशर उस पे लग रहा था वो प्रेशर सेम है। इस पे हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। एग्जांपल ये है, न्यूमेटिक जैक इज यूज्ड। आपको पता है कि सर्विस स्टेशन में आप एक जैक यूज करते हैं जिससे गाड़ी जो है ऊपर को लिफ्ट हो जाती है। कार वॉशिंग में या जो हमारे पास ये सर्विस सेंटर्स होते हैं वहां पर गाड़ी को ऊपर उठाने के लिए एक जैक यूज होता है जिसे हम न्यूमेटिक जैक कहते हैं। इफ द कार एंड लिफ्ट वे 25,000 न्यूटन, determine the force that must be developed by the air compressor at B to raise the lift at a constant velocity. Air is in the line from B to A. The air line at B has an inner diameter of 15 millimeter and the post at A has a diameter of 280 millimeter. ये हमारे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एक न्यूमेटिक जैक है, सर्विस स्टेशन में वो है, कार कार का एक वजन होता है और जो लिफ्ट करता है उसको, जो ऑब्जेक्ट लिफ्ट करता है उसका जो वजन है वो 25,000 न्यूटन है। हमने एक फोर्स फाइंड करनी है, हमने वो फोर्स डेवलप करनी है जो कि एयर कंप्रेसर से, यहाँ आपको पता नहीं होगा लेकिन वो जब आपको पता है कि सर्विस स्टेशन में ये कार वॉश में एक बटन प्रेस किया जाता है जिससे गाड़ी ऊपर की तरफ चली जाती
वो बेसिकली यहाँ से एयर को पुश कर रही होती है, यहाँ से एयर को पुश करती है, तो एयर यहाँ एक्ट करते हुए इसको पुश करता है और वो प्रेशर जनरेट होता है और वो गाड़ी को ऊपर लिफ्ट कर देता है। ये पॉइंट बी है, बी पे एयर कंप्रेसर लगा हुआ है, और ये पॉइंट ए है जहां से गाड़ी को लिफ्ट किया जाता है। ये सिलेंड्रिकल शेप होती है, यहाँ तक ये हमारे पास इसको लिफ्ट करना होता है। एयर इज इन द लाइन फ्रॉम बी टू ए, ये हमें पता चल गया। ये बी पे एयर कंप्रेसर है, यहाँ पर एयर पड़ी हुई है। द एयर लाइन एट बी हैज एन इनर डायामीटर, इसकी कुछ क्वांटिटीज हमें गिवन है। बी का जो इनर डायामीटर है वो 15 मिलीमीटर है, और ए का जो इनर डायामीटर है वो 280 मिलीमीटर है। हमने फोर्स बतानी है कि फोर्स कितनी हो कि ये इस गाड़ी को लिफ्ट कर ले। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ का क्वेश्चन है। ओके, कार जो है इक्विलिब्रियम में है। सिंस द कार इज इन इक्विलिब्रियम, pressure at A is equal to pressure at to the weight of the car and lift। A पे कितना प्रेशर होगा, फोर्स पर एरिया। फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है, याद रखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, प्रेशर इज अ स्केलर क्वांटिटी, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन उसका हमने मैग्नीट्यूड लिया है। ये हमें गिवन है 25,000 न्यूटन, आपको याद होगा। एरिया आप कैसे निकालते हैं, एरिया आप निकालते हैं पाई आर स्क्वायर से। यहाँ पर क्योंकि डायामीटर गिवन है तो डायामीटर के लिए d/2 कर देंगे और एरिया निकाल। ठीक है, वो फार्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया है। आप ये पुट कर दीजिए वैल्यू, और ये हम देख रहे हैं। इसको जब हम सॉल्व कर लेंगे तो प्रेशर एट ए हमें मिल गया, यानी कि ए पे कितना प्रेशर है, ये एक्चुअल प्रेशर कितना है वो हम देख रहे हैं यहाँ पर, यानी कि इतना प्रेशर है। प्रेशर एट ए ये है, जो कि कार और जो ऑब्जेक्ट जिसने लिफ्ट किया हुआ है, ये प्रेशर यहाँ पर लग रहा है। अब बी पे हमें कितना प्रेशर जनरेट करना है, ये याद रखिए। कुछ आपको यहाँ पर 1 मिलीमीटर इतना मीटर होता है, सो ऑन, ये पुट करना होगा, क्योंकि आप अपने प्रॉब्लम को मिलीमीटर में नहीं देखेंगे, मीटर में देख रहे हैं। बी पे हमने प्रेशर फाइंड करना है, तो ये क्या होता है, पी बी इज इक्वल टू एफ बी ओवर ए बी, यानी कि बी का मतलब ये है कि प्रेशर एट बी, फोर्स एट बी, एरिया एट बी। अब प्रेशर जो है, इस क्वांटिटी को आप देखें तो हमें क्या कुछ गिवन है, हमें ये ए बी गिवन है, हमें एरिया गिवन है, लेकिन एफ बी हमें नहीं गिवन। ये तो हमने फाइंड करना है ना, ये तो क्वेश्चन में उसने कहा है कि ये फाइंड करना है। प्रेशर एट बी हमें नहीं पता। अब जो पास्कल लॉ है ना, वो हमें ये कहता है कि अगर एक जगह पे जितना प्रेशर आप अप्लाई करेंगे इतना ही ट्रांसमिट होगा, दूसरी जगह पे उतना ही प्रेशर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि प्रेशर एट बी विल बी इक्वल टू प्रेशर एट ए। तो यानी कि जो हमने यहाँ पर ये कैलकुलेट किया है, इतना ही प्रेशर दूसरी जगह पे होगा। ये जब आप पुट कर देंगे यहाँ पर, अप्रोक्सीमेटली हमने ये पुट कर दिया। एफ बी निकालना चाह रहे हैं, ये एफ बी हमारे पास निकालने के लिए इसको अननोन रखें, तो ये हमारे पास आ जाएगा, यानी कि 71.7 न्यूटन, 71.7 न्यूटन फोर्स चाहिए। ये इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है। अगर आपको मेरी प्रीवियस वीडियो आपने अगर देखी है, आपको याद होगा जो 1 न्यूटन होता है वो तकरीबन 100 ग्राम का एक एप्पल हो, एक सेब हो, इसके इक्वल होता है। इसका मतलब है 71 एप्पल्स अगर हों, अप्रोक्सीमेटली 71 एप्पल्स हों, ये काफी हैं एक गाड़ी को लिफ्ट करने के लिए। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, रियल लाइफ का एक प्रॉब्लम है जो कि हमने यहाँ पर सॉल्व किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।